मेड इन इंडिया मतलब सस्ता और घटिया। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आजादी के पहले तक हर कोई यही सोच रखता था। लेकिन फिर आए अर्देशीर गोदरेज, एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने न सिर्फ इस परसेप्शन को तोड़ा, बल्कि अपनी गोदरेज एम्पायर से भारत को एक नई पहचान दिलाई। सिर्फ 3000 रुपए का लोन लेकर शुरू की गई इस बिजनेस ने भारत को वो दिया जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। सबसे मजबूत ताले, ऐसे लॉकर्स जो धमाकों के बाद भी सुरक्षित रहें, देश के पहले चुनाव के लिए 17 लाख बैलेट बॉक्सेस और चंद्रयान 3 का इंजन। गोदरेज ने हर कदम पर साबित किया कि भारतीय चीजें दुनिया में सबसे बेहतर हो सकती हैं। ये कहानी है जज्बे, जुनून और भारत के ताकत की, यानी कि गोदरेज की। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1868 से, जब मुंबई के मिडिल क्लास पारसी फैमिली में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया अर्देशीर गोदरेज। अर्देशीर ने उस टाइम भी एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हुए लॉ में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इसीलिए उन्हें बहुत जल्द ही एक क्लाइंट मिल गए। लेकिन कोर्ट में आर्गुमेंट के दौरान उनके अपने ही क्लाइंट ने उनसे झूठ बोलने के लिए प्रेशर बनाया, जिसके बाद वह समझ गए कि सच्चाई के साथ वो इस करियर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वकालत छोड़ दी और एक फार्मेसी में एज अ असिस्टेंट काम करने लगे। लेकिन इस जॉब में भी उनका कुछ खास मन नहीं लग रहा था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू किया जाए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरत थी बहुत सारे पैसों की। अब अर्देशीर एक पारसी फैमिली से थे जिनके पिता का रियल एस्टेट बिजनेस था, इसीलिए वो अपनी पिता की मदद से आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते थे। लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो अपने पिता से पैसे मांगेंगे तो वो लोन नहीं बल्कि गिफ्ट के तौर पर देंगे, जो कि अर्देशीर को मंजूर नहीं था, क्योंकि वह अपनी मेहनत के दम पर खड़ा होना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1895 में अपने पिता के दोस्त और एक सफल बिजनेसमैन मेरवान जी मुंचेर जी से 3000 रुपए का लोन लिया और मेडिकल पर्पज में यूज किए जाने वाले सर्जिकल ब्लेड और सीजर्स जैसे टूल्स बनाने लगे। लेकिन उनका यह बिजनेस बहुत जल्द फेल हो गया। और दोस्तों, फेल होने का रीजन ना तो लो क्वालिटी थी, ना फंड्स की कमी और ना ही मार्केट डिमांड में कोई कमी, बल्कि इस बिजनेस के फेल होने की असल वजह थी अर्देशीर का देश प्रेम। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि जब अर्देशीर ने देखा कि उनके बनाए गए टूल्स फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट किए जाने वाले टूल्स से भी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमें इस पर मेड इन इंडिया का लेबल देना चाहिए। लेकिन जिस कंपनी को वो टूल्स बेचते थे उसे यह बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि कंपनी के मालिक को लग रहा था कि अगर इस पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लग गया तो लोग इसे लो क्वालिटी समझने लगेंगे। लेकिन अर्देशीर के लिए ये सिर्फ एक लेबल नहीं था, बल्कि इंडिया की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। इसीलिए वो भी अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसकी वजह से उनका ये वेंचर बंद हो गया और वो भारी कर्ज में डूब गए। इसी तरह से कुछ टाइम ऐसे ही बीतता गया और फिर एक सुबह जब अर्देशीर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें शहर में बढ़ती चोरियों की घटनाओं का जिक्र किया गया था। और उस टाइम के पुलिस कमिश्नर ने भी यह बयान दिया था कि लोग अपनी घर और बिजनेस प्लेसेस की सिक्योरिटी को बेहतर कर लें। इसे पढ़कर अर्देशीर के दिमाग में एक ऐसा लॉक बनाने का आइडिया आया जो कि मजबूत भी हो और सिर्फ अपनी ही चाबी से खुले। असल में उन दिनों ताले या तो आसानी से तोड़े जा सकते थे या फिर चोर उन्हें मास्टर की से खोल लिया करते थे। यहाँ तक कि इम्पोर्टेड लॉक्स में भी स्प्रिंग्स लगी होती थी, जिसके चलते वो कुछ समय बाद ही खराब हो जाते थे। और फिर इसी मार्केट गैप को देखते हुए अर्देशीर के मन में ताला बनाने का ख्याल आया। लेकिन फिर वही पैसे वाली प्रॉब्लम। इसके लिए एक बार फिर से अर्देशीर अपने पुराने सपोर्टर मेरवान जी के पास गए और वहां पहुंचकर अर्देशीर ने पहले तो उनसे माफी मांगी, क्योंकि वो अपना पहला लोन अब तक रीपे नहीं कर पाए थे। और फिर इसके बाद उन्होंने अपने नए प्लान के बारे में उन्हें बताया। अब मेरवान जी भी इन बढ़ती चोरी और डकैती की खबरों से परेशान थे। ऐसे में उन्हें अर्देशीर का यह आइडिया काफी पसंद आया, इसीलिए वह फिर से उन्हें उधार पैसे देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद अर्देशीर ने एक छोटी सी 20 स्क्वायर मीटर की शेड किराए पर ली और गुजरात और मालाबार से स्किल्ड कारीगरों को लाकर ताले बनाने का काम शुरू कर दिया। इस तरह से 1897 में अर्देशीर ने गोदरेज ब्रांड नेम से अपना पहला ताला मार्केट में उतारा। गोदरेज का हर ताला अपनी एक खास चाबी के साथ आता था, जिसे ना तो किसी मास्टर की से खोलना पॉसिबल था और ना ही ये गोदरेज के किसी दूसरे ताले की चाबी से खुल सकता था। और फिर अपनी हाई क्वालिटी की वजह से गोदरेज के ताले लोगों के बीच में खूब पॉपुलर होने लगे थे। लेकिन दोस्तों, उस टाइम तक गोदरेज सिर्फ ऐसे ताले बना रहा था जो कि भले ही मजबूत और भरोसेमंद थे, लेकिन उनके पास अभी तक अपनी कोई अलग आइडेंटिटी नहीं थी। मतलब कि बाजार में कुछ विदेशी महंगे ब्रांड्स भी ठीक ऐसे ही ताले बना रहे थे और गोदरेज को उनसे अलग दिखने के लिए कुछ खास करना था। इसीलिए अर्देशीर ने एक ऐसा लॉक इन्वेंट किया जिसके साथ में 2 चाबियां आती थी। लेकिन इस ताले की खासियत ये थी कि इसकी दूसरी चाबी चेक की थी
और ये चेक की ताले के इंटरनल मैकेनिज्म को कुछ इस तरह से बदल देती थी कि पहली चाबी पूरी तरह से बेकार हो जाती थी। इस रेवोल्यूशनरी लॉक को गार्डियन लॉक का नाम दिया गया, जो कि उन सिचुएशंस के लिए एकदम परफेक्ट था जब पहली चाबी खो जाए और उसकी डुप्लीकेट बनने का खतरा हो। ये लॉक सुरक्षा और भरोसे का एक नया मानक बन गया। अर्देशीर ने अपने इस इन्वेंशन का पेटेंट कराया और फिर एक नए ताले के इन्वेंशन में लग गए। और दोस्तों, इस बार अर्देशीर ने दोबारा एक ऐसा इनोवेटिव लॉक बनाया जिसमें अगर कोई गलत चाबी से इसे खोलने की ट्राई करता तो ताले का बोल्ट फंस जाता था। और ये सिस्टम इतना सिक्योर था कि ये मालिक को सिग्नल भी देता कि ताले को खोलने की कोशिश हुई है। अर्देशीर के ये लॉक्स न सिर्फ हाईली सिक्योर थे, बल्कि उनके स्टैंडर्ड्स ने इंडियन लॉक मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल लेवल पर खड़ा कर दिया था। एक्चुअली अर्देशीर का प्रोसेस कुछ अलग ही तरीके से काम करता था, क्योंकि वो चाबी पहले बना लेते थे और फिर लॉक को चाबी के हिसाब से डिजाइन करते थे। इसी वजह से उनके लॉक्स को दूसरी चाबी से खोलना चोरों के लिए इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन दोस्तों, गोदरेज की कहानी सिर्फ ताले तक सीमित नहीं रही। अर्देशीर को समझ आया कि चोरी और डकैती से बचने के लिए लोगों को एक मजबूत अलमारी की भी जरूरत है। इस दौर में बैंक लॉकर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था और लोग अपनी कीमती सामान घर की अलमारियों में ही रखते थे। ऐसे में ताले के साथ साथ अलमारी का मजबूत होना भी बहुत जरूरी था। इस नए चैलेंज के लिए अर्देशीर ने कागज पर कई सारे डिजाइन्स बनाए और अपने इंजीनियर और कारीगरों के साथ में अनगिनत मीटिंग्स की। आखिरकार निष्कर्ष यह निकला कि एक मजबूत और सुरक्षित तिजोरी बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि एक सिंगल सीट स्टील को बिना काटे हुए ही तिजोरी बना दिया जाए। इसी आइडिया पर काम करते हुए साल 1902 में अर्देशीर गोदरेज ने इंडिया का पहला लॉकर मार्केट में उतारा, जिसे कि लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन दोस्तों, गोदरेज के इस लॉकर को असली पहचान तो तब मिली जब 1906 में सैन फ्रांसिस्को में एक भयंकर भूकंप आया, जिसने कि पूरा शहर तबाह कर दिया। इस घटना के बाद साइंटिफिक अमेरिकन नाम की एक मैगजीन में आर्टिकल छपा, जिसमें बताया गया कि ज्यादातर लॉकर्स फायर प्रूफ नहीं होते हैं। अर्देशीर ने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम प्रूफ कर दें कि हमारे लॉकर्स फायर प्रूफ हैं। इसके लिए उन्होंने एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन रखा, जिसमें गोदरेज के लॉकर को आग में डालकर उसकी फायर रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी को सबके सामने दिखाया गया। और फिर जब लोगों ने देखा कि आग में डालने के बाद भी लॉकर के अंदर रखी चीजें बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो उनका भरोसा इस कंपनी पर तुरंत बढ़ गया। इसके बाद से 1908 में अर्देशीर गोदरेज ने दुनिया का पहला स्प्रिंगलेस लॉक इन्वेंट किया, साथ ही उसका पेटेंट भी कराया। यहाँ तक कि 1911 में जब किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी पहली बार भारत आए तो अपनी कीमती सामानों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने भी गोदरेज लॉकर्स को ही चुना। और दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल्टी का ये भरोसा गोदरेज लॉकर्स की क्रेडिबिलिटी को चार चांद लगा गया। इसी टाइम अर्देशीर ने अपने लॉकर्स को और बेहतर बनाने और इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन को समझने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी का स्टडी टूर प्लान किया। लेकिन इस टूर से पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना मेरवान जी से मिलकर उनका लोन चुका दिया जाए। लेकिन जब अर्देशीर उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो बेहद बीमार थे। और फिर जब उन्होंने मेरवान जी को उनका पैसा वापस लौटाने की कोशिश की तो उन्होंने यह पैसा वापस लेने से साफ मना कर दिया। मेरवान जी ने कहा कि अर्देशीर बेटा, ये पैसा लौटाना मेरी उस खुशी को छीन लेगा कि आपकी सफलता में मेरा भी छोटा सा योगदान है। लेकिन इस दुनिया को अलविदा करने से पहले मेरवान जी ने अर्देशीर से एक फेवर मांगा कि आप मेरे भतीजे बोयस को अपनी कंपनी में काम दे सकते हैं। अर्देशीर ने बिना कोई सोचे समझे उन्हें जवाब दिया, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और हो सकता है कि हम उसे अपनी कंपनी में पार्टनर भी बना लें। और दोस्तों, अपनी बात पर कायम रहते हुए अर्देशीर ने बोयस को कंपनी में पार्टनर बना लिया और कंपनी का नाम रखा गया गोदरेज एंड बोयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हालांकि कुछ समय बाद बोयस ने खुद ही गोदरेज से रिजाइन दे दिया, क्योंकि उनका इस बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन अर्देशीर ने उनके सम्मान में कंपनी का नाम कभी नहीं बदला और ये अभी भी गोदरेज एंड बोयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से ही जानी जाती थी। इसी दौरान अर्देशीर ने देखा कि दुनिया में जो भी साबुन बनते हैं वो ज्यादातर एनिमल फैट से बनाए जाते थे और ये चीज वेजिटेरियन हिंदूज के लिए काफी परेशानी की बात थी। साथ ही कुछ दूसरी कम्युनिटीज भी इनसे कंफर्टेबल नहीं थी। ऐसे में अर्देशीर को लगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना ही चाहिए। यहीं से अर्देशीर का एक नया मिशन शुरू हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा साबुन बनाएंगे जो पूरी तरह से वेजिटेबल ऑयल से बना हो। ये एक ऐसी टेक्निक थी जो कि उस समय इम्पॉसिबल लगती थी, लेकिन अर्देशीर ने अपने विजन और डेडिकेशन से साल 1919 में दुनिया का पहला प्योर वेजिटेरियन सोप लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया चाबी। इसके बाद गोदरेज ने नंबर 2 नाम से एक और साबुन लॉन्च किया, जिसे कि रविंद्रनाथ टैगोर का भी समर्थन मिला। साथ ही एनी बेसेंट ने भी इन दोनों सोप्स की तारीफ की और इसे अपनाने के लिए लोगों को इंस्पायर किया।
वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बताते चलें कि एनी बेसेंट एक विदेशी होते हुए भी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जानी जाती थी। इस तरह से गोदरेज के साबुन ने इंडियन हाउस होल्ड्स में अपनी जगह बना ली और ये लक्स, व्हाइट रोज, क्यूटिकोरा और विंडसर जैसे फेमस ब्रांड्स को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन बन गया। गोदरेज नंबर 2 की सफलता के बाद से कंपनी ने गुलाब की खुशबू वाले साबुन का एक और वेरिएंट लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया नंबर 1। इसके बाद से गोदरेज ने टर्किश बाथ, वंती और सिंथॉल जैसे बहुत सारे साबुन मार्केट में उतारे, जिनमें से कई को तो आज भी पसंद किया जाता है। लेकिन दोस्तों तभी साल 1925 में कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी की पॉपुलैरिटी अचानक से आसमान छूने लगी। असल में अप्रैल 1925 में कलकत्ता की धर्मतला स्ट्रीट पर भयानक आग लग गई, जिसमें कई सारी इमारतें जलकर राख हो गई। लेकिन गोदरेज लॉकर में रखे हुए पैसे और डॉक्यूमेंट्स को कुछ भी नहीं हुआ। और दोस्तों कुछ इसी तरह का एक हादसा 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे के विक्टोरिया डॉक्स पर हुआ था। यहाँ पर एक शिप अपने साथ में गोल्ड बार, गोला बारूद, फाइटर प्लेन्स, सल्फर और कॉटन जैसे कई सारे फ्लेमेबल आइटम्स लेकर आया था, जिसमें कि अचानक से आग लग गई। और फिर कुछ ही देर में शिप के अंदर 2 बड़े धमाके हुए जो कि इतने जबरदस्त थे कि मुंबई में भूकंप के झटकों जैसा असर महसूस किया गया। ये आग इतनी भयानक थी कि 3 दिनों तक जहाज और आसपास का इलाका जलता रहा और इसमें करीब 1300 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब मलबे को निकाला जा रहा था तो उन्हें गोदरेज की लॉकर सही सलामत मिली। बस धमाकों के चलते उनमें थोड़े से डेंट आ गए थे, लेकिन अंदर मौजूद सामान पूरी तरह से सुरक्षित था। यह हादसा गोदरेज के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उनकी लॉकर्स की सेल्स में काफी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। उस टाइम पर तो ये इतना पॉपुलर हो गया था कि लोग दहेज में अपनी बेटी को गोदरेज की ये अलमारियां देने लगे। खैर अर्दशीर की कोई भी औलाद नहीं थी, क्योंकि शादी के 1 साल बाद ही उनकी पत्नी की मौत हो गई और उन्होंने फिर कभी दूसरी शादी नहीं की थी। इसीलिए 1 मई 1928 को अर्दशीर ने अपनी कंपनी की कंप्लीट ऑनरशिप और कंट्रोल अपने भाई फिरोज शाह को दे दी और बॉम्बे से 185 किलोमीटर नॉर्थ में मौजूद नासिक शिफ्ट हो गए। फिरोज शाह ने भी अर्दशीर की तरह ही गोदरेज बिजनेस को आगे बढ़ाने में अपनी जी जान लगा दी। साथ ही उन्होंने अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 1943 के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मुंबई के बाहरी इलाके विक्रोली में 3400 एकड़ जमीन खरीदी। और फिर इस सौदे के साथ ही गोदरेज परिवार मुंबई का सबसे बड़ा लैंड ओनर बन गया। 1947 में भारत की आजादी के बाद 1951 में जब पहला चुनाव हुआ तो फिर बैलेट बॉक्सेस को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी गोदरेज को ही दिया गया। फिरोज शाह ने इस जिम्मेदारी को पूरे डेडिकेशन के साथ निभाया। उन्होंने मुंबई के विक्रोली में खरीदी गई जमीन के एक छोटे से हिस्से पर जल्दी से एक नई फैक्ट्री डाली, जहां बैलेट बॉक्सेस को बनाने का काम शुरू हुआ। सुबह 7 बजे से लेकर आधी रात तक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम चलता था, जिसके बाद एक दिन में लगभग 22,000 बैलेट बॉक्सेस तैयार किए जाते थे। स्वतंत्र भारत के इस पहले इलेक्शन के लिए कंपनी ने कुल 17 लाख बैलेट बॉक्सेस बनाए, जो कि उस समय भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना। इसके बाद गोदरेज ने 1955 में भारत का पहला टाइपराइटर बनाया, जिसे कि गोदरेज प्राइमा का नाम दिया गया। और ये सिर्फ एक टाइपराइटर नहीं था, बल्कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के लिए स्वतंत्र और औद्योगिक भारत का एक सिंबल भी था। इस टाइम तक ज्यादातर लोग रेमिंगटन जैसे इंपोर्टेड टाइपराइटर्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब इंडिया को अपना खुद का टाइपराइटर मिल गया तो फिर सारे कोर्ट और सरकारी दफ्तरों में इसी का इस्तेमाल होने लगा। आगे चलकर गोदरेज ने स्पेस मिशंस में भी भारत को सपोर्ट किया, क्योंकि चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशंस के लिए इसरो के साथ मिलकर उन्होंने लॉन्च व्हीकल्स, लूनार ऑर्बिटर्स और इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग की थी। और दोस्तों इस तरह से लॉक बनाने से शुरू हुई गोदरेज एम्पायर ने स्पेस में भी भारत के लिए एक मेजर रोल प्ले किया है। 1972 में फिरोज शाह गोदरेज के निधन के बाद कारोबार की जिम्मेदारियां उनके 4 बेटों सोहराब, दोसा, बुरजोर और नेवल गोदरेज पर आ गई। यहाँ पर सोहराब ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर फोकस किया, दोसा ने रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट को संभाला, बुरजोर ने कस्टमर गुड्स और केमिकल्स को लीड किया और बचे नेवल तो उन्होंने इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में गोदरेज को आगे बढ़ाया। अब दोस्तों अगर आज की बात करें तो बुरजोर के 2 बेटे आदि और नादिर गोदरेज, तो वहीं नवल के बच्चे जमशेद और स्मिता गोदरेज फैमिली बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों वैसे तो गोदरेज फैमिली अपने परफेक्ट बैलेंस के लिए जानी जाती थी, जिसमें फैमिली बड़ी होने के बाद भी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ था। गोदरेज फैमिली में हर गुरुवार को एक साथ डिनर करने की परंपरा थी और इस डिनर का मकसद सिर्फ खाना खाना नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी की अपडेट लेना
हंसी मजाक करना और परिवार के रिश्तों को मजबूत बनाए रखना था। लेकिन दोस्तों, इस फैमिली के परफेक्ट बैलेंस के पीछे एक गहरी दरार धीरे धीरे उभरने लगी और इस कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनी विक्रोली की 3400 एकड़ जमीन। आदि और नादिर, जो कि बुरजोर गोदरेज के बेटे थे, वो इस जमीन को कॉमर्शियल पर्पस के लिए डेवलप करना चाहते थे, जबकि जमशेद और स्मिता यानी कि नवल के बच्चे इस जमीन के एनवायरनमेंट को बचाना चाहते थे। अलग अलग सोच के चलते मतभेद बढ़ते गए और फिर आखिरकार फैमिली के बिजनेस को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया गया। जमशेद और स्मिता को गोदरेज एंड बोयस मिला, तो वहीं आदि और नादिर ने गोदरेज इंडस्ट्रीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज को संभाला। आज गोदरेज ग्रुप भारत के सबसे अमीर और सफल बिजनेस हाउसेज में से एक है। गोदरेज की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि वैल्यूज, इनोवेशंस और एक आत्मनिर्भर भारत के सपने की है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली सक्सेस सिर्फ मुनाफे से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने से मिलती है।